Hello all, welcome to session 6 of chemical kinetics. In this session, we'll study about pseudo first order reaction, collision theory of reaction rates, and effect of catalyst on rate of reaction and some other miscellaneous points. तो आइए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम लोग कि भाई pseudo order reaction क्या होता है. Generally, for an elementary reaction, the order of reaction and molecularity of reaction are same. माने अगर सपोज हम लोग एक hypothetical reaction consider करते हैं, let's say कि भाई अगर सपोज हमारे पास में hypothetical reaction है A plus B gives product और ये elementary reaction है, तो हम समझते हैं कि इसकी मॉलिक्युलरिटी इज इक्वल्स टू 2, यानी रिएक्शन शुड बी बाइमॉलिक्यूलर और जनरली उसका ऑर्डर भी, क्योंकि एलिमेंट्री रिएक्शन है, उसका ऑर्डर भी 2 होता है, यानी सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन. लेकिन बहुत सारे केसेस में ऐसा नहीं होता. बहुत सारे केसेस में जो ऑर्डर होना चाहिए दैट इज डिफरेंट फ्रॉम मॉलिक्युलरिटी. माने कुछ रिएक्शंस ऐसे भी होंगे कि जिसके अंदर दो एलिमेंट्री रिएक्शंस है, A प्लस बी गिव्स प्रोडक्ट, इसमें दिखाई दे रहे हैं कि इसका ऑर्डर 2 होना चाहिए और मॉलिक्युलरिटी भी 2 होनी चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता है. ऑर्डर उससे कम दिखाई देता है और ऑर्डर मॉलिक्युलरिटी से डिफरेंट दिखाई देता है. जनरली ऐसा तब होता है जब कोई ना कोई एक रिएक्टेंट जो है वो एक्सेस में मौजूद हो, ज़्यादा का मौजूद हो, यानी उसका कॉन्सेंट्रेशन तब डेफिनेटली हम लोग मानते हैं कि वो एक्सेस में होने के कारण कांस्टेंट है. सो ऐसे टाइम में मॉलिक्युलरिटी और ऑर्डर में डिफरेंस पड़ता है. और जब ऑर्डर और मॉलिक्युलरिटी में डिफरेंस पड़ेगा तो जो उसका ऑर्डर होना चाहिए उससे ये ऑर्डर डिफरेंट है और इसलिए हम लोग उसको कहते हैं सूडो ऑर्डर रिएक्शन, या हम लोग कहते हैं इमेजिनरी ऑर्डर रिएक्शन. फॉर एग्जाम्पल, अगर सपोज हम लोग फिर से वो ऊपर वाला ही एग्जाम्पल लेते हैं कि A प्लस बी गिव्स प्रोडक्ट और हम कहते हैं कि ये एलिमेंट्री रिएक्शन है. दैट मीन्स दिस टेक्स प्लेस इन ओनली वन स्टेप. हम लोग प्रीवियस वाले सेशंस में पढ़ चुके हैं. तो अभी हमको समझ में आता है कि इसका मॉलिक्युलरिटी 2 होना चाहिए, इसका ऑर्डर भी 2 होना चाहिए. बट अगर सपोज इसमें B जो है वो एक्सेस अमाउंट में लिया हुआ है, तो जो एक्सेस अमाउंट है वो एक्सेस अमाउंट के कॉन्सेंट्रेशन पे वैसे भी रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड नहीं करेगा, या रेट ऑफ रिएक्शन को ये एक्सेस वाला कॉन्सेंट्रेशन कभी भी इन्फ्लुएंस नहीं करेगा, क्योंकि इसका कॉन्सेंट्रेशन लगभग क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा. यानी अगर सपोज हम लोग बात करें अब इसका ऑर्डर की, तो ऑर्डर विल डिपेंड अपॉन ओनली द कंसंट्रेशन ऑफ A. यानी ऊपर वाले के लिए अगर सपोज हम लोग रेट लॉ लिखते तो उसके लिए लिखते थे R इक्वल्स टू K इंटू कंसंट्रेशन ऑफ A इंटू कंसंट्रेशन ऑफ B. लेकिन इसके लिए अगर सपोज हमको रेट लिखना है तो रेट लॉ विल बी इक्वल्स टू R इक्वल्स टू K इंटू कंसंट्रेशन ऑफ A. इसका मतलब दिस विल बी फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, दो इट अपीयर्स टू बी द सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन. है ना, होना क्या चाहिए, वो सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन होना चाहिए था, बट क्योंकि एक एक्सेस होने के कारण वो कॉन्सेंट्रेशन जो है कांस्टेंट हो गया जो एक्सेस है, और इसीलिए अभी द रेट ऑफ द रिएक्शन विल बी इन्फ्लुएंस्ड बाय ओनली द कंसंट्रेशन ऑफ A. यानी A पे ही रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड करेगा, यानी A की कंसंट्रेशन टर्म के ऊपर डिपेंड कर रहा है. सो द ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन इज 1. और इसीलिए मॉलिक्युलरिटी तो 2 है लेकिन ऑर्डर जो है वो 1 है, दो इट अपीयर्स टू बी 2. तो ऐसा रिएक्शन कि जिसके अंदर जो ऑर्डर होना चाहिए उससे ऑर्डर अगर डिफरेंट है, दैट विल बी टर्म्ड एज अ सूडो ऑर्डर रिएक्शन. हम लोग कुछ सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस के एग्जांपल लेते हैं. अब सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन क्या होना चाहिए, तो सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन को हम लोग इस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं कि the elementary reactions in which the molecularity is 2 but
they confirm to be the first order reactions. यानी order of reaction equals to 1 are known as pseudo first order reaction. यानी ऐसा रिएक्शन कि भाई जिसका मॉलिक्यूलरिटी तो 2 दिखाई दे रहा है। ये रिएक्शन कैसा होना चाहिए? एलिमेंट्री रिएक्शन जिसका मॉलिक्यूलरिटी कितना दिख रहा है? 2 दिखाई दे रहा है। लेकिन जब हम लोग उसका ऑर्डर चेक करते हैं तो ऑर्डर इज कमिंग डाउन टू बी 1। तो मॉलिक्यूलरिटी और ऑर्डर में डिफरेंस आ रहा है, तो सूडो ऑर्डर है। और कौन सा वाला ऑर्डर आ रहा है? 1। और इसलिए हम उसको क्या कह रहे हैं बेटा? सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। हम एग्जाम्पल लेते हैं हाइड्रोलिसिस ऑफ ईस्टर। अगर सपोज हम लोग ईस्टर का हाइड्रोलिसिस करते हैं तो हमको पता है हम लोग को एसिड और अल्कोहल मिलेगा। लेट अस टेक एन एग्जांपल ऑफ इथिल इथानोएट यानी CH3COO C2H5 और उसका अगर सपोज हम लोग हाइड्रोलिसिस करते हैं तो हाइड्रोलिसिस करते हैं जनरली एसिडिक हाइड्रोलिसिस होना चाहिए। अगर हम हाइड्रोलिसिस करते हैं तो हमको मिलना चाहिए CH3COOH प्लस C2H5OH यानी एसिटिक एसिड और इथिल अल्कोहल। अब इस रिएक्शन में जो H2O होता है, दिस H2O इज इन एक्सेस, ये एक्सेस है। सो दो द मॉलिक्यूलरिटी इज 2, इसका मॉलिक्यूलरिटी जो है equals to 2 है। Why? Because 2 reactant molecules are taking part into the reaction। तो molecularity तो 2 हो गया, लेकिन क्योंकि H2O का concentration जो है वो excess है, it should be constant। और इसलिए जो ऑर्डर है ना, that should be equals to 1। क्यों? क्योंकि रेट लॉ बोलता है R equals to K into concentration of CH3COO C2H5 and because जो H2O है, H2O में ये लगभग कांस्टेंट है, वो एक्सेस है, तो दिस विल इन एनी वे डज नॉट इन्फ्लुएंस द रेट ऑफ द रिएक्शन। सो इसका मतलब द रेट ऑफ द रिएक्शन इज डिपेंडिंग अपॉन ओनली वन कंसंट्रेशन टर्म और इसीलिए ऑर्डर ऑफ रिएक्शन equals to 1. So though it appears to be a second order reaction but it behaves as a first order reaction और इसीलिए हम इसको कहते हैं pseudo first order reaction। हम एक और एग्जाम्पल लेते हैं। सेकेंड एग्जाम्पल है इन्वर्शन ऑफ शुगर। जब हम लोग इन्वर्शन ऑफ शुगर की बात करते हैं तो हमको पता है कि जो सुक्रोज होता है C12H22O11 सुक्रोज, ये डेक्स्ट्रो रोटेटरी होता है। जब हम इसका हाइड्रोलिसिस करते हैं, अगेन एसिडिक हाइड्रोलिसिस करेंगे, सो दिस गिव्स ग्लूकोज एंड फ्रुक्टोज C6H12O6 प्लस C6H12O6। अब जो ग्लूकोज होता है वो डेक्स्ट्रो रोटेटरी होता है, जबकि जो फ्रुक्टोज होता है वो लेवो रोटेटरी होता है। तो अगर सपोज हम लोग देखें तो सुक्रोज डेक्सो रोटेटरी था, जो हमारा ग्लूकोज और फ्रुक्टोज मिला उसमें डेक्सो रोटेटरी है और लेवो रोटेटरी भी है। फ्रुक्टोज ज्यादा लेवो रोटेटरी होता है, मतलब लगभग 88 - 88 डिग्री से, जबकि जो ग्लूकोज होता है वो लगभग +52 से होता है। सो द एंड रिजल्ट इज दैट दिस इज लेवो रोटेटरी, दिस सॉल्यूशन इज
लेवोरोटेटरी। और क्योंकि ये लेवोरोटेटरी है तो इसका मतलब जो डेक्सोरोटेटरी था वो सॉल्यूशन बनाने पे क्या हो गया, लेवोरोटेटरी। सो दैट मींस व्हाट, देयर इज एन इन्वर्शन, और इसीलिए हम लोग कहते हैं इन्वर्शन ऑफ शुगर। सो अगर सपोज हम लोग देखें इन्वर्शन ऑफ शुगर, तो हम लोगों ने इसमें भी हाइड्रोलिसिस किया है और इसमें भी आपको रिएक्टेंट साइड में दो मॉलिक्यूल्स दिखाई दे रहे हैं। तो अगर सपोज हमें दो मॉलिक्यूल्स दिखाई दे रहे हैं, इसका मतलब मॉलिक्यूलरिटी ऑफ द रिएक्शन मस्ट बी इक्वल टू, बट जो H2O होता है, दिस H2O इज इन एक्सेस। तो अगर सपोज ये एक्सेस है तो इसका कंसंट्रेशन कभी भी रिएक्शन के रेट को इन्फ्लुएंस नहीं करने वाला, और इसीलिए रेट लॉ के हिसाब से R विल बी इक्वल टू K इंटू कंसंट्रेशन ऑफ C12H22O11, यानी सिर्फ सुक्रोज के कंसंट्रेशन के ऊपर डिपेंड करेगा। इसका मतलब ऑर्डर ऑफ रिएक्शन equals to 1. Now there is a difference between order of the reaction और molecularity of the reaction. Though this is an elementary reaction और उसका इक्वेशन देखने पे हमको पता चल रहा है कि ये सेकंड ऑर्डर रिएक्शन होना चाहिए, लेकिन वो बिहेव करता है एज अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, और इसीलिए इसको भी हम लोग बोलते हैं सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। तो सूडो ऑर्डर रिएक्शन हम एक बार फिर दोहरा देते हैं कि भाई सूडो ऑर्डर रिएक्शन वो होता है कि जिसका एलिमेंट्री रिएक्शन, जिसका मॉलिक्यूलरिटी और ऑर्डर में डिफरेंस है, जो होना चाहिए उससे ये डिफरेंट है, तो देन इट विल बी टर्म्ड एज अ सूडो ऑर्डर रिएक्शन। और सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन क्या है, ऐसा रिएक्शन कि जिसके अंदर एक्चुअली दिखाई दे रहा है कि भाई मॉलिक्यूलरिटी 2 है तो ऑर्डर 2 होना चाहिए, लेकिन उसका ऑर्डर जो है इट इज 1। सो सच अ रिएक्शन विल बी टर्म्ड एज अ सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। अब हम इसमें दूसरा वाला टॉपिक लेते हैं, कोलिशन थ्योरी ऑफ रिएक्शन रेट्स। हमको पता है कि भाई जब भी कोई रिएक्शन होना है तो जो रिएक्टेंट पार्टिकल्स है उनको आपस में एक दूसरे के साथ में कोलाइड होना पड़ेगा। जब वो एक दूसरे के साथ में टकराएंगे तभी रिएक्शन होगा। माने हम लिख सकते हैं अकॉर्डिंग टू कोलिशन थ्योरी ए रिएक्टेंट्स, चाहे वो एटम्स हो, आयंस हो और मॉलिक्यूल्स, collide with each other to bring about a chemical change। माने जो भी एटम्स, आयंस या मॉलिक्यूल्स जो कि रिएक्टेंट्स है वो आपस में टकराएंगे ताकि जो है केमिकल रिएक्शन हो और जो रिएक्टेंट्स है वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो। अब इसी तरीके से हमको ये भी पता है कि जब भी कोलिशन होगा, जब दो पार्टिकल आपस में एक दूसरे के साथ में टकराएंगे तो पुराने वाले बॉन्ड टूटेंगे और नए बॉन्ड बनेंगे, नए बॉन्ड बनेंगे तो प्रोडक्ट बनेगा। यानी हम लिख सकते हैं ड्यूरिंग कोलिशंस old bonds break and new bonds are formed to form product। मतलब इन दोनों पॉइंट्स को इकट्ठा करते तो हमको समझ में आता है कि भाई जब भी कोई रिएक्शन होना है तो जो रिएक्टेंट पार्टिकल्स है उनको आपस में कोलाइड करना होगा, और जब वो आपस में एक दूसरे के साथ में कोलाइड होंगे तभी जो पुराने वाले बॉन्ड है वो टूटेंगे और नए वाले बॉन्ड बनेंगे जिससे कि प्रोडक्ट बनेगा। अब कोई भी रिएक्शन के समय में रिएक्टेंट साइड में तो अगणित जो है पार्टिकल्स होंगे, न्यूमरस पार्टिकल्स होंगे, तो वो एक दूसरे से टकराएंगे। ये जो पार्टिकल्स एक दूसरे के साथ में टकराएंगे, जितने भी नंबर ऑफ कोलिशंस होंगे पर सेकेंड, हम उसको कहते हैं उसका कोलिशन फ्रीक्वेंसी। और ये कोलिशन फ्रीक्वेंसी काफी ज्यादा होता है। नाउ लेट अस जस्ट जॉट डाउन दिस पॉइंट कि क्या होना चाहिए कोलिशन फ्रीक्वेंसी। तो हम कहते हैं द नंबर ऑफ कोलिशंस ऑफ रिएक्टेंट पार्टिकल्स दैट टेक्स प्लेस per second per unit volume in the reaction mixture is called collision frequency Z। माने जितने भी हमारे रिएक्टेंट पार्टिकल्स है वो जब वो कोलाइड करेंगे तो जितने नंबर ऑफ कोलिशंस होंगे पर सेकेंड और पर यूनिट वॉल्यूम वो रिएक्शन मिक्सचर में हम उसको कहेंगे उसकी कोलिशन फ्रीक्वेंसी। और ये कोलिशन फ्रीक्वेंसी काफी ज्यादा होती है। मतलब अगर सपोज हम लोग बात करें, क्योंकि रिएक्टेंट पार्टिकल्स तो बहुत सारे हैं, तो जब वो टकराते हैं द कोलिशन फ्रीक्वेंसी इज वेरी वेरी हाई। For example, the collision frequency in gaseous reaction mixture is about 10 to the power 25 to 10 to the power 26 collisions। यानी एक सेकंड में एक यूनिट वॉल्यूम में 10 to the power 25 से लेकर 10 to the power 26 collisions हो रहे हैं। पर अगर ये सारे के सारे collisions जो है वो उसके कारण जो है अगर पुराने वाले बॉन्ड टूट जाते और नए वाले बॉन्ड बनते तो रिएक्शन तभी के तभी विद इन अ वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ टाइम कंप्लीट हो जाता।
है ना, और उसके लिए बहुत ज्यादा जो है समय नहीं लगता, पर ऐसा नहीं होता। मोस्ट ऑफ द रिएक्शन विल टेक टाइम टू कंप्लीट। तो फिर ऐसा क्यों है? जब इतनी ज्यादा कोलिशन फ्रिक्वेंसी है, जब हम लोग कह रहे हैं कि भाई जब गैसियस मिक्सचर्स की बात करते हैं तो 10⁻25 से लेकर 10⁻26 तक कोलिशन फ्रिक्वेंसी है। तो जब इतनी ज्यादा कोलिशन फ्रिक्वेंसी है, उसके बावजूद भी जब दो पार्टिकल्स एक दूसरे के साथ में टकराते हैं तो वो क्यों नहीं प्रोडक्ट में कन्वर्ट होते हैं? तो ये थोड़ा सा कंसेप्ट हम लोग प्रीवियसली भी पढ़े थे, हमको याद है। हमने कहा था कि भाई जब भी रिएक्टेंट्स होंगे वो रूम टेम्परेचर पे रिएक्ट नहीं करेंगे, उनको एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन की जरूरत पड़ेगी, यानी उनको कुछ अमाउंट ऑफ एनर्जी तो लगेगी। इसका मतलब ये है कि एक सफिशिएंट अमाउंट ऑफ एनर्जी से जब पार्टिकल टकराएंगे तभी वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट होंगे। हम इसको इस तरीके से समझते हैं कि भाई वही रिएक्टेंट्स की जिनका जो कोलिशन होगा वो एक थ्रेशोल्ड एनर्जी के जितने एनर्जी से अगर सपोज कोलिशन होगा तो ही ये पोटेंशियल एनर्जी बैरियर को क्रॉस कर जाएगा एंड द रिएक्टेंट विल गेट कन्वर्टेड इनटू प्रोडक्ट। सेम चीज अगर सपोज हम लोग बात करके, हम लोग प्रीवियस वाले सेशन में पढ़ चुके थे एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन। तो अगर सपोज थ्रेशोल्ड एनर्जी जितनी एनर्जी अगर होगी तो ही वो कन्वर्ट हो जाएगा प्रोडक्ट में। इसका मतलब सारे के सारे जो कोलिशंस है वो कभी भी प्रोडक्ट में कन्वर्ट नहीं होते। वही कोलिशन जो सफिशिएंट एनर्जी के साथ में होते हैं वही जो है प्रोडक्ट में कन्वर्ट होंगे। एक पॉइंट। दूसरा और एक चीज होता है जिसको हम लोग कहते हैं ओरिएंटेशन। हम मान के चलते हैं कि सपोज हमारे पास में एक मॉलिक्यूल है ए और दूसरा मॉलिक्यूल है बी। अगर ये इस तरीके से एक दूसरे के साथ में टकराते हैं तो ही ये प्रोडक्ट बना पाते हैं। एस ये ए हो गया, ये बी हो गया। अब ए बी के साथ में और दूसरा ए भी बी के साथ में टकराया and the resultant is AB प्लस AB। मतलब ये कि अगर सपोज एक प्रॉपर ओरिएंटेशन से अगर ये एक दूसरे से टकराते हैं, दिस इज प्रॉपर ओरिएंटेशन इस रिएक्शन के लिए, तो ही उनका किस में कन्वर्शन होता है, प्रोडक्ट में। अब फर्ज करिए कि यही पार्टिकल्स, यही मॉलिक्यूल्स अगर इस तरीके से एक दूसरे के साथ में टकरा रहे हैं, ये ए है और दूसरा जो है वो बी और बी है। अगर ये एक दूसरे के साथ में टकराते हैं तो ये इस तरीके से बनाएंगे ए बी and there will be no reaction। इसका मतलब ये है कि तो हम लोगों ने प्रीवियस वाले पार्ट में ये बोला कि भाई जो भी पार्टिकल है वो एक दूसरे के साथ में कोलाइड होने चाहिए ताकि वो रिएक्टेंट पार्टिकल्स जो है वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो, माने पुराने वाले बॉन्ड टूटे और नए वाले बॉन्ड बने। लेकिन जितने भी कोलिशंस होते हैं, जैसे हमने कहा कि गैसियस रिएक्शन मिक्सचर में लगभग 10⁻25 से लेकर 10⁻26 कोलिशंस हो सकते हैं, लेकिन क्या सारे कोलिशंस जो है वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट होते हैं? नहीं। कोलिशंस वही जो है प्रोडक्ट में कन्वर्ट होते हैं जो दो कंडीशंस को सेटिस्फाई करते हैं। एक तो होता है एनर्जी कंडीशन और दूसरा वाला होता है प्रॉपर ओरिएंटेशन वाला कंडीशन। और इसीलिए हम कहेंगे कि ऑल द कोलिशंस इन अ रिएक्शन मिक्सचर आर नॉट इफेक्टिव एंड डज नॉट रिजल्ट इन फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट। Only those collisions bring about the chemical reaction which will fulfill the following two conditions। कौन कौन सी कंडीशंस होनी चाहिए? पहली तो कंडीशन होनी चाहिए ए एनर्जी कंडीशंस, एनर्जी कंडीशन में हम लोग ये बोलते हैं कि टू ब्रिंग अबाउट
केमिकल चेंज या केमिकल रिएक्शन, the reactant particles must collide with sufficient energy। और ये सफिशिएंट एनर्जी कितनी होनी चाहिए? एनर्जी होनी चाहिए थ्रेशोल्ड एनर्जी जितनी एनर्जी। और इसीलिए हम लोग कहते हैं कि द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी with which the particles must collide to bring about chemical change is called थ्रेशोल्ड एनर्जी। यानी जब भी पार्टिकल एक दूसरे के साथ में कोलाइड करेंगे तो उनके पास में कम से कम थ्रेशोल्ड एनर्जी जितनी एनर्जी तो होनी ही चाहिए, तभी वो रिएक्टेंट से प्रोडक्ट में कन्वर्ट होंगे। थ्रेशोल्ड एनर्जी को हम लोग डिनोट करते हैं ईटी से, हम लोग प्रीवियस देख चुके हैं कि अगर सपोज थ्रेशोल्ड एनर्जी जितनी एनर्जी उनके पास में होगी तो वही कोलिशंस जो है वो हमारे किस में कन्वर्ट हो जाएंगे? प्रोडक्ट में कन्वर्ट होंगे। ये पहला वाला क्राइटेरिया है। दूसरा कंडीशन है प्रॉपर ओरिएंटेशन। माने अगर सपोज हमारा जो रिएक्टेंट पार्टिकल्स है वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट होना है तो दे मस्ट कोलाइड विद प्रॉपर ओरिएंटेशन। सो वी राइट डाउन टू ब्रिंग अबाउट द केमिकल रिएक्शन collisions with proper orientation must take place। यानी अभी हमको समझ में आया कि भाई दो कोलिशन फ्रीक्वेंसी हमारी काफी ज्यादा थी, 10 to the power 25 to 10 to the power 26 कोलिशंस पर सेकेंड पर यूनिट वॉल्यूम, लेकिन इतने सारे जो है वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट नहीं होते। वही कोलिशंस प्रोडक्ट में कन्वर्ट होते हैं जिनके पास में सफिशिएंट एनर्जी होती है, यानी जो एनर्जी कंडीशन को फुलफिल करते हैं और जो प्रॉपर ओरिएंटेशन से टकराते हैं, यानी जो प्रॉपर ओरिएंटेशन वाला कंडीशन भी फुलफिल करते हैं। अब ये जो कोलिशंस होते हैं जो एक्चुअली रिएक्टेंट के कोलिशंस जो प्रोडक्ट बनाते हैं या which gets converted into product, हम उनको कहते हैं effective collisions। और इसीलिए हम कहते हैं the collisions that results into product formation, that means which fulfill the energy condition and proper orientation condition are called as effective collisions। और यही collisions है जिनके कारण reactant जो है they get converted into product। हमको इसमें यह समझना है कि अगर सपोज कोई कोलिशन हो रहा है जिसकी एनर्जी इज इक्वल टू और ग्रेटर देन थ्रेशोल्ड एनर्जी, लेकिन प्रॉपर ओरिएंटेशन नहीं है तो भी वो प्रोडक्ट नहीं बनेगा। और कोई कोलिशन हो रहा है जो प्रॉपर ओरिएंटेशन से हो रहा है लेकिन एनर्जी सफिशिएंट नहीं है तो भी वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट नहीं होगा। इसीलिए हम कहते हैं कि जो रेट ऑफ रिएक्शन है that is directly proportional to collision frequency Z।
या हम कहते हैं कि रेट ऑफ रिएक्शन इक्वल्स टू F इंटू Z, जहां पर F जो है दैट इज इफेक्टिव कोलिशंस या फ्रैक्शन ऑफ टोटल कोलिशंस that are effective and Z जो होता है that is collision frequency. तो फ्रैक्शन ऑफ टोटल कोलिशंस दैट आर इफेक्टिव मतलब अगर सपोज हमारे पास में 50 कोलिशंस हो रहे हैं, उसमें से अगर सपोज लेट्स से अगर सपोज उसमें से 10 ही कोलिशन इफेक्टिव है, सो द फ्रैक्शन विल बिकम F विल बी 10 डिवाइडेड बाई 50 मतलब 1/5. सो नाउ वी नो दैट कि भाई हर कोलिशन जो है वो प्रोडक्ट नहीं बनाता. देयर आर कोलिशंस विच आर इफेक्टिव कोलिशंस जिनसे ही प्रोडक्ट बनता है. अब हम देखते हैं इफेक्ट ऑफ कैटलिस्ट ऑन द रेट ऑफ द रिएक्शन. अब सबसे पहले तो कैटलिस्ट होता कौन है? नाउ कैटलिस्ट इज अ सब्सटेंस that alters the rate of reaction. जो कैटलिस्ट होता है वो ऐसा सब्सटेंस है जो रेट ऑफ रिएक्शन को अल्टर करता है विदाउट itself undergoing any change in mass and composition. यानी जब रिएक्शन खत्म हो जाएगा तो जो कैटलिस्ट है उसके मास और कंपोजिशन दोनों में ही चेंज नहीं होगा. और इसलिए बहुत बार ऐसा लगता है कि कैटलिस्ट डू नॉट टेक पार्ट इन द केमिकल रिएक्शन, बट इट डू टेक पार्ट इन द केमिकल रिएक्शन. बट जब प्रोडक्ट बनेगा तो वो वापस अपने ओरिजिनल फॉर्म में आ जाएगा. बट हाँ, कैटलिस्ट जो है वो क्या करता है? कैटलिस्ट हमेशा जो रेट ऑफ रिएक्शन है उसको अल्टर करता है. बट इट इज नॉट नेसेसरी कि कोई भी रिएक्शन में कैटलिस्ट हो ही, कैटलिस्ट का होना जरूरी नहीं है. बट हाँ, जब भी रेट ऑफ रिएक्शन को अल्टर करना है कैटलिस्ट की जरूरत पड़ने वाली है. Now, how does catalyst affects the rate of the reaction? तो लेट्स से हमारे पास में अरेनियस इक्वेशन था. अरेनियस इक्वेशन था K इक्वल्स टू A इंटू ई टू द पावर माइनस EA बाई RT, जहां हमने कहा था कि भाई जो K है दैट इज रेट कांस्टेंट, A जो है दैट इज फ्रीक्वेंसी फैक्टर, EA जो है दैट इज एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन, R is a gas constant and T is a temperature in Kelvin. अब इसमें से फ्रीक्वेंसी फैक्टर और एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन दे डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ रिएक्टेंट और दे डिपेंड्स अपॉन द रिएक्शन कंडीशन. सो frequency factor A and energy of activation EA are the characteristics of the reaction. और जो कैटलिस्ट होता है वो इन्हीं दोनों को अफेक्ट करता है. सो कैटलिस्ट जो है इट अल्टर्स द रेट ऑफ द रिएक्शन आइदर बाय affecting the value of A frequency factor or the value of EA that is energy of activation. Let us assume कि कोई कैटलिस्ट है जो रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज करता है.
तो रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज करेगा तो ए और ई ए पे क्या असर करेगा? तो हम कहते हैं कि कैटलिस्ट increases the rate of reaction by increasing the value of frequency factor or decreasing the value of energy of activation। देखिए, ये आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन सकता है कि भाई किस तरीके से कैटलिस्ट जो है वो रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज करता है। हमको समझ में आ रहा है कि अगर सपोज हम लोग ये अरेनियस इक्वेशन की बात करते हैं तो अरेनियस इक्वेशन में हमको दिख रहा है कि k इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू a का वैल्यू बढ़ेगा तो k बढ़ेगा, रेट कांस्टेंट बढ़ेगा तो रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ेगा। वेयरएज e टू द पावर माइनस ई ए बाई आर टी है तो माइनस ई ए है, अगर सपोज ई ए डिक्रीज होगा तो k का वैल्यू इंक्रीज होगा। अब हम इसको इस तरीके से भी इंटरप्रेट कर सकते हैं कि अगर सपोज हम लोग बात करें ग्राफ की, कोई हमारे पास में एक रिएक्शन है जो कि एक्सोथर्मिक या एंडोथर्मिक जो भी रिएक्शन है उसमें कुछ न कुछ एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन होगा। लेट्स से फॉर एग्जांपल दिस इज EA1। सो जाहिर बात है उसका थ्रेशोल्ड एनर्जी विल बी इक्वल टू दिस मच, ये एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट है, सो थ्रेशोल्ड एनर्जी शुड बी इक्वल टू EA1 प्लस H1। नाउ व्हाट डज कैटलिस्ट डू? कैटलिस्ट क्या करता है जब वो रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज करता है तो वो एक अल्टरनेट पाथ प्रोवाइड करता है जहां पे इट डिक्रीजेस द एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन। अगर उसने एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन को डिक्रीज कर दिया, लेट्स से फॉर एग्जांपल नाउ एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन इज EA2, अभी थ्रेशोल्ड एनर्जी हो जाएगी EA2 प्लस H1। यानी जो भी रिएक्टेंट पार्टिकल्स है वो जब कोलाइड करेंगे तो उनको थोड़ा कम एनर्जी से भी कोलाइड करते हैं तो भी दे विल गेट कन्वर्टेड इनटू द प्रोडक्ट। एंड दैट इज एन इसेंस कि भाई जब भी कैटलिस्ट की बात करते हैं तो कैटलिस्ट कैन अफेक्ट द रेट ऑफ रिएक्शन, या तो वो ए की वैल्यू को चेंज करता है या तो ई की वैल्यू को चेंज करता है। व्हाइल इंक्रीजिंग ए का वैल्यू क्या होना चाहिए? इंक्रीज होना चाहिए अगर सपोज कैटलिस्ट इंक्रीजेस द रेट ऑफ द रिएक्शन, और ई का वैल्यू डिक्रीज होना चाहिए। अगर सपोज कैटलिस्ट नेगेटिव कैटलिस्ट है तो ए का वैल्यू डिक्रीज होना चाहिए, ई का वैल्यू increase होना चाहिए। Now in this way we say that the catalyst affects the rate of the reaction by affecting the value of frequency factor or Arrhenius constant and energy of activation। अब ये जो सारे कंसेप्ट हमने समझे हैं उन कंसेप्ट को लेके कुछ छोटे छोटे जो है न्यूमेरिकल टाइप बनते हैं जो अभी हम लोग सॉल्व करेंगे। जैसे ये क्वेश्चन पूछा हुआ है कि A plus B gives C और उसके लिए डेल्टा H वैल्यू दिया हुआ है प्लस 60 किलो जूल पर मोल, और बोला है कि if EA is 150 kilojoules, what is the activation energy of backward reaction? Of backward reaction। अब इसके लिए क्या करेंगे? इसके लिए फटाक से जो है पहले हम एक, क्योंकि ये एंडोथर्मिक रिएक्शन है, क्योंकि डेल्टा H जो है वो पॉजिटिव दिया हुआ है ना, इसके लिए हम फटाक से ग्राफ बना लेते हैं। इस रिएक्शन में हम लोगों को डेल्टा H दिया हुआ है और एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन भी दिया हुआ है। अभी एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन दिया है हम लोगों को EA,
150 किलो जूल्स, और डेल्टा एच जो है वो हम लोगों को दिया हुआ है, that will be equals to 60 kilojoules. ओके, ना अगर सपोज हम लोग ये समझते हैं कि ये हमारा H1 है और ये हमारा H2 है, ओके, सो नाउ ये टोटल जो है दैट विल बी थ्रेशोल्ड एनर्जी। ये जो ग्रीन वाला जो लिखा हुआ है दैट शुड बी द थ्रेशोल्ड एनर्जी ET। हमको ये समझ में आ रहा है कि भाई फॉर फॉरवर्ड रिएक्शन ET must be equals to H1 plus EA। Let us call this as EA1, इसको भी EA1 कहते हैं। और अगर सपोज हम लोग बैकवर्ड रिएक्शन की बात करते हैं, फॉर बैकवर्ड रिएक्शन, तो बैकवर्ड रिएक्शन के लिए एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन इतना हो जाएगा। लेट अस कॉल दिस एज EA2। तो अगेन ET विल बी इक्वल्स टू H2 प्लस EA2। अब क्योंकि थ्रेशोल्ड एनर्जी तो सेम ही है, चाहे फॉरवर्ड हो चाहे बैकवर्ड हो, थ्रेशोल्ड तो सेम ही रहेगा। सो देयरफॉर फ्रॉम 1 and 2 H1 plus EA1 must be equals to H2 plus EA2। हमें चाहिए EA2, so EA2 should be equals to H1 plus EA1 minus H2, or EA2 will be equals to EA1 minus H2 minus H1, or equals to EA1 minus delta H। That will be equals to 150 minus 60 equals to 90 kilojoule per mole। अब ये भाई ऑब्जर्वेशन भी हो सकता है, भाई मैथमेटिकली ऑब्जर्वेशन भी हो सकता है। अगर हम ऑब्जर्वेशन से देखें तो भाई ये अगर EA2 है तो इतना डेल्टा H है, इतना EA1 है, उसमें से माइनस करेंगे तो इतना EA2 आएगा। इसका मतलब ये अगर सपोज हमें दिया था 150 माइनस 60 विल बी इक्वल्स टू 90 किलो जूल्स पर मोल। ऐसा ही एक और क्वेश्चन करता है, द टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ अ सर्टेन रिएक्शन इज फाउंड टू बी 3 if temperature changes from 35 degrees Celsius to 65 degrees Celsius, the new rate of reaction with respect to the original will be। मतलब हम लोगों को दिया हुआ है टेम्परेचर कोएफिशिएंट। अब टेम्परेचर कोएफिशिएंट का मतलब होता है कि फॉर एवरी 10 डिग्री राइज इन टेम्परेचर द रेट ऑफ रिएक्शन becomes 3 times। ऐसा इसका कहना है। वाई? क्योंकि टेम्परेचर कोएफिशिएंट इज K2 by K1। अब K2 by K1 कितना दिया? 3 दिया। इसका मतलब ओरिजिनल रेट के फॉर एवरी 10 डिग्री राइज इन टेम्परेचर हमारा रेट जो है वो 3 टाइम्स होगा। नाउ व्हाट इज द चेंज इन टेम्परेचर? चेंज इन टेम्परेचर
should be 65 degrees minus 35 degrees Celsius. That will be equals to 30 degree. So the rise in temperature is 30 degree. For every 10 degree, 3 times हो रहा. So for 30 degree rise, okay, for 30 degree rise in temperature, therefore, for every 10 degree rise equals to 3 times. Therefore, for 30 degree rise will be equals to 3 to the power 3. That means 3 into 3 into 3. So the rate of the reaction will become 27 times of the original. So इस तरीके के क्वेश्चंस भी हम लोग सॉल्व कर सकते हैं. That's all in this session. Thanks for watching. Let's meet in next session. Do subscribe to the channel to watch more videos like this for your NEET and JEE preparation.